गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे नीट एग्ज़ाम की एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करूँगा। इसके सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स और उनके बारे में एनालिसिस, कंपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले फ़िज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स में अगर हम इसको क्लासीफाई करें सिलेबस को, वी हैव क्लास 11th, क्लास 12th एंड देयर इज़ अ ब्रिज कोर्स जिसको मैथमेटिकल टूल्स हम कहते हैं। सो तीन तरीके से इसको हम समराइज़ कर सकते हैं। क्लास 11th का कंटेंट, मैथमेटिकल टूल्स और क्लास 12th। मैथमेटिकल टूल्स में क्लास 11th और क्लास 12th में जो फिज़िक्स है उसको करने के लिए जो मैथमेटिकल आप कह सकते हैं कि नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, बेसिक नॉलेज की, वो मैथमेटिकल टूल्स में आपको कराया जाता है। और क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स मैथ्स नहीं पढ़ते, तो इसलिए ये मैथमेटिकल टूल्स का चैप्टर स्पेशली नीट्स के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि इसमें पूरे फिज़िक्स में जो मैथमेटिक्स का पार्ट्स जैसे कैलकुलस, वेक्टर्स, अलजेब्रा और जो ग्राफ्स वगैरह के जो मैथमेटिकल कंटेंट फिज़िक्स में यूज़ होते हैं उसको एक्सप्लिसिटली आपको सिखाया जाता है। क्योंकि अगर हम किसी भी क्वेश्चन की बात करें फिज़िक्स की, तो उसमें 90 से 95% तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही होते हैं, अगर कंसेप्चुअल, प्योर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। और फिज़िक्स का केवल 5% उसमें यूज़ है। तो इतना तो मैथ्स हमें आना चाहिए, कैलकुलेशंस आने चाहिए, टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसमें अलजेब्रा का यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर्स। तो वही सब आपको मैथमेटिकल टूल्स में कराया जाता है, जिससे फिज़िक्स की जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने में आप सक्षम हो जाएं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। क्लास 11th की बात करें, एज पर एनसीईआरटी 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक में 7 चैप्टर्स हैं, सेकंड बुक में भी 7 चैप्टर्स हैं, तो टोटल ऑफ 14 चैप्टर्स आर देयर इन क्लास 11th फिजिक्स। 12th क्लास की बात करें, इसमें भी 2 बुक्स हैं एज पर एनसीईआरटी। फर्स्ट बुक में 8 चैप्टर्स हैं, सेकंड में 6 चैप्टर्स हैं, टोटल ऑफ 14 चैप्टर्स। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की अगर बात करें क्लास 11th और 12th में, तो बेसिकली 28 चैप्टर्स हैं प्लस मैथमेटिकल टूल्स। वो इन सबको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो अलग से कराया जाता है। बट इन सिलेबस देयर आर एक्चुअली 28 चैप्टर्स। अब इसमें एक थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स आपसे बात करूँगा। नीट 2025 के स्टैटिस्टिक्स है। तो जनरल के लिए जो मार्क्स हैं, आउट ऑफ 720 लगभग 640 से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए मार्क्स हैं, 640 प्लस हैं, तो आपका गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज आपको मिल जाएगा। ओबीसी में बात करें लगभग 600 ले लीजिए, एससी एसटी में लगभग 520 के आसपास। ये मैं गवर्नमेंट में एमबीबीएस सीट की बात कर रहा हूँ। जैसे और ब्रांचेस हैं, बीडीएस है या बीएमएस है, वो और भी लोअर मार्क्स पे हो जाते हैं आपके। लेकिन एमबीबीएस की अगर बात करें तो उसका कंसर्न है कि 2025 के स्टैट्स में 640 प्लस तो जनरल क्लास के लिए, ओबीसी के लिए 600 और एससी एसटी के लिए 520 प्लस। तो ये एनालिसिस है इसकी। एक चीज़ और आपसे डिस्कस करूँगा। आइए केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में आप बांट सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो इसको भी क्लास 11th में अगर हम बात करें तो 11th में 2 बुक्स हैं। फर्स्ट बुक में 6 चैप्टर्स हैं, सेकंड बुक में 3 चैप्टर्स हैं, सो टोटल ऑफ 9 चैप्टर्स। वहीं पे अगर क्लास 12th की हम बात करें तो क्लास 12th में फर्स्ट बुक में 5 चैप्टर, सेकंड बुक में 5 चैप्टर, टोटल ऑफ 10 चैप्टर। तो जिसमें टोटल मिला के 19 चैप्टर एज पर एनसीईआरटी। इसमें कुछ चैप्टर ऑर्गेनिक के हैं, कुछ इनऑर्गेनिक के हैं, कुछ फिजिकल के हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वी हैव 19 चैप्टर्स एज अ होल। और इसके बाद आऊँगा बायो पे। तो बायो में बॉटनी और जूलॉजी में इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं, सिमिलरली फॉर क्लास 11th एंड 12th। तो क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसमें 19 चैप्टर्स हैं एज पर एनसीईआरटी। क्लास 12th की जो है उसमें 13 चैप्टर्स हैं, सो टोटल ऑफ 32 चैप्टर्स इन बायो। तो ये हमने एक चैप्टर वाइज एनालिसिस देखी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्या कंटेंट है और कितने कितने चैप्टर्स उसमें हैं। अगर हम इन तीनों को ऐड करें, 28 प्लस 19 प्लस 32, ये लगभग 79 चैप्टर्स टोटल हैं। एंड आउट ऑफ दीज if we analyze, there are about 6000 pages, A4 size pages, which covers your notes, question answer session, and in these 6000 pages there are about 9000 patterns which are of significance in NEET एग्ज़ाम एनालिसिस। आप इसको थोड़ा सा ना एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सोचें। मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है नीट का, आप बैठ गए एग्ज़ाम में, तो 720 मार्क्स, 180 क्वेश्चंस एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व, इफ़ यू आर इन जनरल कैटेगरी, टू गेट रैंक्स अप टू 640। सो 640 के लिए आपके 160 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। उसके लिए एससी एसटी और ओबीसी में थोड़ा सा कम है। तो अल्टीमेटली आपका पढ़ने का पर्पज़ होना चाहिए कि कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे।
तो क्वेश्चंस की अगर एनालिसिस करूँ तो लगभग 50,000 क्वेश्चंस आते हैं तीनों सब्जेक्ट में। तो रफली 16-17,000 आप मान लीजिए पर सब्जेक्ट है। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ पैटर्न्स यूज़ होते हैं। तो पढ़ने का पर्पज़ ये है उन पैटर्न्स को डिकोड करना, क्योंकि जब आप टेस्टिंग जब आपकी होती है तो आप केवल जो पैटर्न आपने अच्छे से जिसका अभ्यास किया है, जो पैटर्न्स आपके माइंड ब्रेन सिस्टम में बिल्कुल वेल एस्टेब्लिश तरीके से फिट हैं, वही पैटर्न्स आप रिटेन कर पाते हैं टेस्टिंग में, एग्ज़ाम में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सब्जेक्ट्स के अलावा अपने माइंड ब्रेन सिस्टम की एफिशिएंसी पे भी काम करें। ये चेक करें कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसके न्यूरल पैटर्न्स आप बनाने में सक्षम हैं, और क्या जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं क्या रिटेन कर पा रहे हैं आप न्यूरल पैटर्न्स। क्योंकि यहीं से डिफरेंस स्टार्ट होता है, क्योंकि लगभग अगर सिलेबस की एनालिसिस करें 6000 A4 साइज़ के पेजेस हैं, और एग्ज़ाम में लगभग केवल 25 से 30 पेज की इंफॉर्मेशन एग्ज़ाम में यूज़ होती है। तो मतलब 200 में से केवल 1 पेज काम का है, माने 0.5% ही रिटेंशन एक प्रोबेबिलिटी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उसका केवल 0.5% पार्ट ही एग्ज़ाम में आएगा। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं कि कितना प्रिसाइज़ तरीके से आपको पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम में आप रिटेन कर पाएँ। तो ये चीज़ ध्यान रखें, खाली पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो रिटेंशन प्रोसेस है कि एग्ज़ाम टाइम में या टेस्टिंग के टाइम कितना इन्फॉर्मेशन आप रिटेन कर पाते हैं, सिग्निफिकेंस उस चीज़ का है। तो यहीं पे मैंने ये जो ओएसटी प्रोग्राम डिज़ाइन किया है एक, जिसका पर्पज़ ये है कि सब्जेक्ट्स के अलावा आपको माइंड ब्रेन सिस्टम के बारे में ट्रेनिंग देना, जानना कि आपका माइंड और ब्रेन कैसे एज ए सिस्टम एक्ट करता है, कैसे न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं, कैसे न्यूरल पैटर्न्स की ट्रांसफ़र होता है ब्रेन से माइंड में, और माइंड के भी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में। और फिर जब आप रिटेन करते हैं, जब आप रिवीजन करते हैं, तो कैसे इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस और कॉन्शियस से ब्रेन में। इसको समझने के लिए, फ़ील करने के लिए मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट कहूँगा आपसे करने के लिए। आप सोचें कि आज आपने क्या पढ़ा है, कितने पेजेस पढ़े हैं, एंड ट्राई टू फील द साइकोलॉजिकल पैटर्न्स वर्किंग इनसाइड यू। कुछ है आपके अंदर जो कनेक्ट कर रहा है पास्ट से। आपको याद आने लगा होगा कि आपने फिज़िक्स में आज ये पढ़ा है, केमिस्ट्री में ये पढ़ा है, बायो में ये पढ़ा है। अब इस प्रोसेस को थोड़ा-सा आगे ले जाएँ और गहराई में जाके सोचने की कोशिश करें कि फ़िज़िक्स का कौन-सा चैप्टर आपने पढ़ा, कौन-सा टॉपिक, कौन-सा सब टॉपिक, उसमें क्या बेसिक फैक्ट्स थे, क्या कांसेप्ट्स थे, क्या क्वेश्चंस थे उनके, क्या आंसर्स थे। ट्राई टू रिकॉल दैट आउट। तो आपको अपने अंदर थोड़ा-सा एक अनकम्फ़र्टेबल सा फ़ील होना स्टार्ट हुआ होगा, एंग्ज़ायटी थोड़ी-सी फ़ील हुई होगी, डिस्ट्रैक्शन फ़ील हो रहा होगा, आपका मन कर रहा होगा कि ये वीडियो बंद कर दें। लेकिन ये सिम्पटम है कि आपके ब्रेन ने फ़्लाइट मोड एक्टिव कर दिया है, क्योंकि जब आप रिटेन करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम होती है। रिटेंशन का जो गेम है वो ऑटोमेटिक अगर नहीं है तो आपको ज़ोर पड़ता है, आपको डिफ़िकल्ट लगता है और आप उससे भागने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप भाग लिए तो माइंड ब्रेन सिस्टम ये भी याद कर लेगा कि जब भी रिवीजन का टाइम आए तो आपको भागना है, क्योंकि आपके अंदर एक सिस्टम काम कर रहा है, आपको शायद अब तक पता लग गया होगा, जो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। आपकी हर फीलिंग, हर प्रोसेस जो आप अंदर से कर रहे हैं, आपके हर मैनिपुलेशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड बाय एन ऑटोमेटिक सिस्टम व्हिच इज़ नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ यू। तो ये ध्यान रखें कि आप बाहर कुछ भी बातें बनाएं, लेकिन आपके अंदर जो प्रोसेसेस घट रहे हैं न्यूरल लेवल पे, उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो इसलिए प्रोसेस समझने का प्रयास करें। माइंड ब्रेन के कोऑर्डिनेशन के जो प्रोसेस हैं वो बहुत तकलीफ़दायक होते हैं, एंड स्पेशली जो रिटेंशन प्रोसेस है, क्योंकि आपके नर्व सेल्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, पैटर्न्स बना रहे होते हैं, और यदि वो पैटर्न बीच में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो पैटर्न्स नहीं बन पाएंगे और आप केवल विचारों में उलझ के रह जाएंगे। आपको याद ही नहीं आएगा, आप केवल विचार पकड़ने की कोशिश करेंगे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को फैच नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्ट पैटर्न्स को फैच नहीं कर पाएंगे। और थोड़ा सा एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से सोचें कि आपके जो विचार हैं वो सत्य नहीं है। एग्ज़ाम आपके विचारों से नहीं चलता, आपके विचारों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के आंसर सेट नहीं होते। क्वेश्चंस के जो आंसर हैं दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स विच आर वेरीफाइड मल्टीपल टाइम्स एंड विच आर एक्सेप्टेड ग्लोबली। तो आपके विचार क्या हैं उसका महत्व एग्ज़ाम के क्वेश्चन के आंसर्स के नहीं है। तो अपने विचारों से ऊपर उठें, अपने थॉट प्रोसेस से भी ऊपर उठ के देखने की कोशिश करें कि एक्चुअल में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके आंसर्स का जो प्रोसेस है, उसका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कौन से फैक्ट्स यूज़ हो रहे हैं।
और अब तक आपको समझ आ गया होगा कि साइंटिफिक अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो जो एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स हैं, जो सब एक्सेप्ट करते हैं, वेदर यू आर एल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन और दिस एंड दैट स्टूडेंट, टीचर, यू कैन बी एनीबडी, बट यू कैन नॉट बाईपास द ऑथेंटिक एंड वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स. तो साइंस इज ऑल अबाउट द वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स. Certainly, there is always a chance of betterment. But till now, till the exam is there, the answers, the solutions will use the experimentally established facts till that moment. So, by hook or by crook, you have to fit that facts within your mind brain system, and you need to practice to retain those facts. So, that is the central concept behind cracking any competitive exams. So it's basically the use of retention process and a checking of your memory, the first thing, and your capacity to think, your capacity to analyze, your capacity to visualize. But all those capacities work together to form a certain neural pattern. And when that final pattern is made, then there should not be any if but and thinking and contemplating and all those different skills. There is a final format of neural patterns which are doubtless. Allah to a close approximity which are doubtless. Allah, there are always errors. There is always chance of improvement, but we should focus on the more diverging issues. We should focus on things which are having high probability, because life is always about a game of probability. So NEET exam is all about the first thing, fetching neural patterns out of physics, chemistry, and maths out of the 79 chapters. The first thing. And the second thing is practicing those patterns by using questions. So you solve a question, you do questions just to check your retention of the neural pattern. And then is the testing system, the analysis, everything is over there. But the central concept here is, the first thing is fetching of neural patterns, which are about 9,000 patterns in physics, chemistry, and bio, all the subjects. And to verify or test the retention of the patterns through questions. And generally, if you are preparing sincerely, there are about 50,000 questions in all the three subjects. And then developing a mind brain system which involves use of patterns, question solving, your solution process, calculations, analysis, thinking, visualization. I mean, it's an overall analysis of your mind brain system, that what capacity that mind brain system has got. So if you want to crack NEET exam, then work according to the psychological patterns of the exam. See PYQs, see the patterns in the questions, see what skills of the mind brain system are used, and try to orient your thinking process, try to orient your mind brain algorithms so that you can perform optimally in the test. So there are chances of overthinking, there are chances of depression, anxiety, so many psychological issues are there. So just be practical with yourself. Just try to make up a mediocre way that connects your imaginations and reality. So there has to be a mediocre way so that you can keep on working. So at all, we can say that NEET exam is comprising of three subjects, 79 chapters, about 50,000 questions, about 9,000 neural patterns, and a content of about 6,000 A4 size pages. This is all about. And as per 2025 stats are concerned, for general category MBBS rank, mark should be 640 plus. For OBC, it's 600 plus. For SC/ST, for 520 plus. So these are the statistics as per government MBBS seats are concerned. So I hope you get the things. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.